अ वेरी गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 16 एंड 17 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स। तो जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। फर्स्ट न्यूज आज की है दैट नेशनल प्रेस डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? हर साल 16 नवंबर को। क्यों? क्योंकि इस दिन एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, फॉर्मेशन हुई थी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की। कब? 1966 में, यानी 16 नवंबर 1966 को बना था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। किसके रिकमेंडेशंस पे? पहला जो प्रेस कमीशन बना था उसके रिकमेंडेशन पे। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी बॉडी जिसकी फॉर्मेशन होती है पार्लियामेंट में एक एक्ट पास होने में। देखिए, हर चीज का मेंशन नहीं है हमारे संविधान में, ऑलमोस्ट हर चीजें हैं, लेकिन कुछ बॉडीज की जरूरत पड़ती है टाइम टू टाइम। तो ऐसी बॉडीज को बनाना है, संविधान में उसका मेंशन नहीं है तो कैसे बनाएंगे? तो पार्लियामेंट में एक एक्ट पास किया जाता है जिसके तहत इस तरह की बॉडी की फॉर्मेशन की जाती है एंड इस तरह की बॉडीज को हम कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडीज। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भी हमारी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसकी फॉर्मेशन हुई अंडर प्रेस काउंसिल एक्ट 1978। तो ये चीज समझ में आ गया कि नेशनल प्रेस डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं। ये एक ऐसा डे है जो रिकॉग्नाइज करता है कि फ्री प्रेस है। प्रेस माने जो मीडिया है ना, कितनी फ्रीडम है उनको। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में फ्री एंड रिस्पॉन्सिबल प्रेस का होना कितना जरूरी है। जो रियल असल खबर है, न्यूज है, वो लोगों तक पहुंचे, है ना। तो उस चीज को एज एन अ डे हम नेशनल प्रेस डे 16 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि इस डे का थीम क्या रहा? थीम रहा चेंजिंग नेचर ऑफ द प्रेस। ठीक है, थीम तो भाई एज इट इज आपको याद रखना होता है, राइट। इसमें कोई मीनिंग ढूंढने की या कुछ करने की जरूरत नहीं है। एज इट इज वर्ड टू वर्ड आपको ध्यान रखना होता है। रटने की कोशिश नहीं है, बट अगर एग्जाम में 4 ऑप्शंस हो तो आप वहां पे टिक कर पाए, इतना ध्यान होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए आगे चले, सेकंड पॉइंट देखें, वर्ड यूजेबिलिटी डे। ये वर्ड यूजेबिलिटी डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो इसके लिए आपको एक चीज समझनी है कि कोई पर्टिकुलर डेट नहीं है फिक्स की हुई इसके लिए, है ना। नवंबर मंथ का जो भी सेकंड थर्सडे आता है उस दिन हम वर्ड यूजेबिलिटी डे सेलिब्रेट करते हैं। इस डे को मेक थिंग्स इजियर डे भी कहा जाता है। क्यों हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं? टू प्रमोट द प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी एंड यूजर एक्सपीरियंस इन डिजाइन। डिजाइनिंग में अच्छा, हम यूजेबिलिटी क्या किसको बोलते हैं? यूजर इंटरफेस किसको बोलते हैं? अब जैसे फेसबुक है हमारे पास, उसका यूजर इंटरफेस बहुत सिंपल है, मतलब जो सामने दिखाई देता है बहुत इजीली हम उस ऐप को यूज कर सकते हैं। कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं, ऐप्स होती हैं जिनमें समझ ही नहीं आता, बहुत डिफरेंट वर्ड्स यूज किए होते हैं, अच्छे से डिजाइनिंग नहीं होती है, सब कुछ समझ में नहीं आता कि कैसे यूज करना है ना। तो हम उस केस में बोल देंगे कि यूजर इंटरफेस अच्छा नहीं है, इस ऐप का कुछ समझ ही नहीं आता। कुछ ऐसी ऐप्स होती हैं जो बहुत सिंपल लैंग्वेज में बनी होती है, जिनका यूजर इंटरफेस बहुत सिंपल होता है ना। तो ऐसी चीजें आप ध्यान रख सकते हो ना। ये वर्ड यूजेबिलिटी डे हम इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं कि डिजाइनिंग में, है ना, यूजर एक्सपीरियंस कैसा है, कितने इजीली वो चीजों को एक्सेस कर पा रहे हैं, इन प्रिंसिपल्स को प्रमोट करने के लिए। यूजेबिलिटी जो वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है? द डिग्री टू विच समथिंग इज एबल और फिट टू बी यूज्ड। एक ऐसे डिग्री, एक ऐसा लेवल जिसपे हम चीजों को अच्छे से यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, बहुत समझने की जरूरत नहीं है। वर्ड यूजेबिलिटी डे सेकेंड थर्सडे ऑफ नवंबर, और इसे मेक थिंग्स इजियर डे भी कहते हैं। इस डे का थीम भी डिक्लेयर किया गया है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। थीम रहा डिजाइनिंग फॉर अ बेटर वर्ल्ड। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट अपना देखें, वर्ड क्वालिटी वीक 2024 में सेलिब्रेट किया गया। कब से कब तक? तो देखिए, वर्ड क्वालिटी वीक, क्वालिटी आप समझते हैं, है ना। वर्ड क्वालिटी वीक ऐसे मैं स्टॉक को Yes. Then it went sideways. by sir doing the 11 से 15 नवंबर, 11 से 15 नवंबर तक सेलिब्रेट किया गया। ऑर्गेनाइज किया गया बाय चार्टर्ड क्वालिटी इंस्टीट्यूट। इस डे का, इस वीक का थीम रहा क्वालिटी फ्रॉम कंप्लायंस टू परफॉर्मेंस। अब ये क्वालिटी वीक क्या हाईलाइट करता है कि क्वालिटी मैनेजमेंट अलग अलग सेक्टर्स में कितनी जरूरी है। हर एक चीज की क्वालिटी, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, अगर आप उसमें क्वालिटी सर्विसेज, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करवा रहे हो तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग है, किसी भी चीज की आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप स्कूल बैग्स बना रहे हो, है ना, घटिया क्वालिटी के बना रहे हो, नहीं, एक बार जो खरीदेगा वो दूसरी बार कभी आपके पास नहीं आएगा। शूज होते हैं आपके पास, है ना, या कपड़े हैं, जैसे ऑक्टेव है ना आपके पास, और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं। तो हमें पता है कि जो अच्छे ब्रांड्स हैं लोग बार बार वहां पे जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग क्वालिटी प्रोवाइड करवाते हैं, है ना। वैसे ही हेल्थ केयर है, जो हॉस्पिटल्स जहाँ पे अच्छी सर्विसेज होंगी वहां पे लोग जाएंगे। फिर ये फर्क नहीं पड़ता कि गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। कई बार आप देखेंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कुछ बहुत अच्छे डॉक्टर हैं तो उनके पास लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं, है ना। ये होता है। एजुकेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है आपके पास, अब कोचिंग लेते हैं तो कोचिंग में भी, अच्छा जेई मेंस की कोचिंग, जेई
इनकी कोचिंग होती है, नीट की कोचिंग होती है, यूपीएससी की कोचिंग होती है, तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स रेप्यूटेड हैं, जिनका नाम है, जो अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करवाते हैं, सभी उन्हीं के पास जाएंगे। तो क्वालिटी मैनेजमेंट समझ गए कि हर एक चीज आप जिस भी फील्ड में हो, जिस भी सेक्टर में, जिस भी बिजनेस में काम कर रहे हो, क्वालिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? चलिए, तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाते रहें, नोट्स मेकिंग आपके रुकनी नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने सेकंड पेज की ओर। आज का फोर्थ पॉइंट है दैट वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी। ये चैंपियनशिप कहाँ पे शुरू हुई? बिहार के राजगीर में 10 दिनों तक चलने वाला स्पोर्ट्स इवेंट है। इसका इनॉग्रेशन बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया। इस ट्रॉफी चैंपियनशिप में 6 टीम्स जो है वो पार्टिसिपेट करेंगी, चाइना से, जापान से, मलेशिया से, कोरिया से, थाईलैंड से एंड इंडिया से। इसको हम एक स्टेप मान सकते हैं, बिहार में कंडक्ट करवाई जा रही है चैंपियनशिप, तो इसको एज अ स्टेप मान सकते हैं कि बिहार एज अ मेजर हब इमर्ज होना चाहता है खेलों के लिए ईस्टर्न इंडिया पार्ट में। ठीक है, आगे चले। फिफ्थ पॉइंट अपना देखिए, 2024 ग्लोबल सिटी इंडेक्स, ग्लोबल लेवल पे सिटीज की रैंकिंग की गई है ना, बहुत सारे पैरामीटर्स इंडिकेटर्स यूज करते हैं। फिलहाल आप देखिए सेकंड एडिशन ग्लोबल सिटी इंडेक्स का आया है, जो कि रिलीज किया गया है ब्रांड फाइनेंस के द्वारा। यहाँ पे अगर हम देखें तो दुबई जो है मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका रीजन की अगर हम बात करें तो उसमें टॉप रैंक मिला है दुबई को, मतलब सबसे बेस्ट सिटी है ना, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका रीजन में। ओवरऑल अगर हम बात करें दुबई का रैंक है 5th, है ना। ओवरऑल अगर हम बात करें टॉप किसने किया, लंदन जो है, जो कि यूनाइटेड किंगडम में है, वो टॉप सिटी बनी है, बहुत सारे पैरामीटर्स पे खरी उतरी है। सेकंड नंबर पे आपका, ये क्रॉस हो गया मुझसे ना, सेकंड नंबर पे आपका न्यूयॉर्क है, थर्ड नंबर पे आपका पेरिस है, कैपिटल ऑफ फ्रांस। अब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या क्या लिए गए, फेमिलियरिटी, रेपुटेशन, कंसिडरेशन, इस पॉइंट को आप स्किप भी कर सकते हो। ये जो इंडिकेटर्स हैं ये शो करते हैं कि ये सिटीज कितनी ज्यादा स्ट्रांग हैं कि लोग यहाँ पे आके रहना चाहें, काम करना चाहें, स्टडी करना चाहें, यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहें, कितनी फेमिलियर है ना, उसके हिसाब से। अब मैंने कहा कि ये जो रैंकिंग है ब्रांड फाइनेंस के द्वारा रिलीज की गई। ये ब्रांड फाइनेंस क्या है? ये कंपनी है जिसके हेडक्वार्टर्स है लंदन में, रैंकिंग प्रोवाइड करवाती है। इसकी फॉर्मेशन 1996 में हुई। ठीक है, तो कुछ चीजें होती हैं कि रैंकिंग कौन सा एडिशन इस इंडेक्स का आया, किसने रिलीज किया, टॉप किसने किया, और उस जिसने रिलीज की है रैंकिंग उसके बारे में, जैसे कई बार आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, उनके बारे में तो आपको इन डिटेल पता होना चाहिए। ब्रांड फाइनेंस के बारे में नहीं आपको जानने की जरूरत, नॉट सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, आगे चलिए। 6 पॉइंट देखिए, 2 लोगों का रिसेंटली निधन हुआ है जिनके बारे में हम जानेंगे। पहले है वरदराव कमलकर राव, है ना, वी के राव भी आप बोल सकते हैं, पास्ट अवे रिसेंटली, दुनिया के बहुत ही फेमस मृदंगम स्कॉलर थे। नेक्स्ट आते हैं पंडित राम नारायण, पास्ट अवे रिसेंटली, रिनाउंड सारंगी मेस्ट्रो, सारंगी बजाने वाले थे, सारंगी वादक आप बोल सकते हो। ठीक है, चलिए इसी के साथ सेकेंड पेज होता है कंप्लीट। अगेन कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बट जो मुझे वैलिड क्वेश्चंस लगेंगे, वैलिड कमेंट्स लगेंगे, उन्हीं का रिप्लाई मैं करूंगी। अगर आपके क्वेश्चंस इस तरह से हैं कि फिजिक्स कब खत्म होगा, फिजिक्स के कितने लेक्चर है, तो भाई वो पढ़ाते पढ़ाते पता चलता है कि कितने लेक्चर्स होंगे, है ना। पढ़ाते पढ़ाते कई बार और चीजें भी ऐड हो जाती है, कई बार किस हिसाब से हम पढ़ाते हैं एंड कौन से डेट को कंप्लीट होगा, भाई वो भी तभी पता चलेगा, है ना। मोस्ट प्रोबेबली टारगेट है इस साल खत्म कर दूं, बट मुझे डाउटफुल है इस साल नहीं हो पाएगा, तो जैन 2025 तक तो हम खत्म कर ही देंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा, और अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। 7th पॉइंट है दैट वर्ल्ड्स मोस्ट सस्टेनेबल एल्यूमिनियम कंपनी कौन बनी है? दुनिया की सबसे ज्यादा सस्टेनेबल एल्यूमिनियम कंपनी हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड। हिंडाल्को 5वीं बार लगातार इसने ये मुकाम हासिल किया है। इसी के साथ 2024 का जो एडिशन आया था S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट का एक रैंकिंग होती है, इसमें भी हिंडाल्को टॉप एल्यूमिनियम कंपनी बनी थी जिसने ये पोजीशन सिक्योर की थी। चलिए ये तो एडिशनल हो गया, आपका पॉइंट सिर्फ इतना है कि दुनिया की सबसे ज्यादा सस्टेनेबल मीनिंग समझते हैं आप कि चीजों को इस तरह से यूज करना कि पूरी तरह से खत्म ना कर दे, है ना, कुछ फ्यूचर जनरेशन के लिए भी छोड़े, इस तरह से। तो इस तरह की एल्यूमिनियम कंपनी बनी है हिंडाल्को, है ना। ये है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये आदित्य बिरला ग्रुप की सब्सिडरी है जिसके हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। इंडिया की एल्यूमिनियम एंड कॉपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है विद इट्स फॉर्मेशन इन 1958, राइट। चलिए आगे चलिए। एक नई अपॉइंटमेंट हुई है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन बने हैं?
न्यूज आपकी ये है, तैयब इकरम बनी है, री इलेक्टेड हुई है, पहले भी यही इस पोस्ट पे थे, फिर से यही चुने गए हैं, पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ। और ये जो है अनाउंसमेंट कि अच्छा जी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट अब से तैयब इकरम ही होंगे, री इलेक्ट किए गए हैं, ये अनाउंसमेंट की गई 49th एडिशन ऑफ FIH स्टैट्यूटरी कांग्रेस जो कि हुई मस्कट ओमान में। कांग्रेस समझते हैं, मीटिंग टाइप एक हुई थी, 49th एडिशन मस्कट ओमान में, वहां पे ये चीज अनाउंस की गई। अब अगर हम बात करें इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की, तो पहली चीज तो ये आपका स्टैटिक जीके का टॉपिक है, जो कि ऑलरेडी मैं स्टैटिक जीके में पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है, आप देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके स्टैटिक जीके हैंड रिटन नोट्स की प्लेलिस्ट देखनी होगी, राइट। फिलहाल अगर हम थोड़ा सा देखें, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है, ये इंटरनेशनल लेवल की गवर्निंग बॉडी है जो इंडोर फील्ड हॉकी जो है उसका पूरा ध्यान रखती है, कैसे मैनेजमेंट कहाँ ऑर्गेनाइज करना है ना। जो हॉकी वर्ल्ड कप है यही ऑर्गेनाइज करवाते हैं, इसके हेडक्वार्टर्स है लॉसन स्विट्जरलैंड, ठीक है ना। वैसे मैं पहले भी 1-2 बार इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का करंट अफेयर्स में तो